नमस्कार दोस्तों। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का दिन, और क्या इत्तेफाक है कि इस देश के सबसे बड़े मौलिक चिंतकों में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भी आज ही जयंती, और इस देश की संजीदगी का उरूज देखिए कि डॉक्टर लोहिया ने अपने जीते जी कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। इन तीनों भारत के अमर शहीदों की शान में उनके प्रति एहतराम जताते हुए, और आज हमारी नस्ल अगर अपने पुरखों को इस रूप में याद कर रही है कि वर्तमान भारत के संदर्भ में उनकी चिंतन परंपरा से देश और समाज को लेकर उनकी दृष्टि से अगर हम कुछ और बेहतर करने का इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकें तो अपने आप में बड़ी बात है। और जब आप प्रोफेसर इम्तियाज साहब की बहुत मानी खेज बातचीत का डूब कर आनंद ले रहे थे, उसके बाद यह वाकई बहुत बड़ी चुनौती है कि मैं कुछ रोशनी डाल सकूं लोहिया के जीवन दर्शन और उनके नज़रिए पर। कहाँ से इब्तिदा की जाए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहाँ से इब्तिदा की जाए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहानी उम्र भर की है और जलसा शाम भर का है। लेकिन सही मायने में डॉक्टर लोहिया ने कई बार इस बात की स्वीकारोक्ति देश दुनिया के सामने रखी कि उनके जीवन पर 2.5 लोगों का असर रहा। एक पूरा का पूरा मार्क्स, दूसरा गांधी और आधा नेहरू। और तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, नेहरू के साथ उनका कुछ इस तरह का ही राब्ता रहा। और वो आज की कटुता नहीं, बल्कि जैसा कहते हैं कि इतिहास में दुविधा के लिए कोई जगह नहीं होती, और बहुत निर्ममता और निष्ठुरता से लोग चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। जिस वक्त स्वातंत्र आंदोलन चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी धड़ा था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या उस तरह का एक मंच, खुद नेहरू उससे बहुत इत्तेफाक रखते थे, बड़े प्रभावित रहा करते थे। और पूरी एक फहरिस्त है हमारे सामने, लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, एक से बढ़कर एक दिग्गज। और उस जमाने में जो आदमी गांधी से सीख भी लेता है और यह भी कहता है कि गांधी के शिष्यों ने आज़ादी के बाद जिस रूप में काम करना शुरू किया, उससे 1 दशक के अंदर ही लोगों के मानस से आज़ादी को लेकर या स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जो एक सुचितापूर्ण एहसास रहा, वो कहीं न कहीं जाता रहा। और इसी छटपटाहट, इसी बेचैनी में
वो लगातार प्रयोग करते रहे। सही मायने में राजनीति में एक से बढ़कर एक नए, मौलिक और कुछ साहसिक एक्सपेरिमेंट अगर इस देश में किसी ने किए तो निसंदेह उस फहरिस्त में लोहिया का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर वो बार बार कहते थे कि राजनीति को मैं सामाजिक बुराइयों से लड़ने के बड़े अस्त्र के रूप में देखता हूं, और जब एक विचारधारा के लोग कहीं न कहीं जड़वत हो जाएं, उसमें कुछ नया ऑफर नहीं कर सकें जनता को, और अगर जो क्राउड है वह मास में नहीं तब्दील हो सके, जो मास है उसको हम पब्लिक नहीं बना सकें जो सब कुछ जानती है, जो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, तो एक स्टेट्समैन के रोल को हम सही मायने में नहीं अंजाम दे रहे हैं। और यहीं पर दोनों के बीच रायें मुख्तलिफ हो जाती थी। बमुश्किल 4 वर्ष के अपने संसदीय जीवन में जो विचारोत्तेजक बहस खड़ा किया संसद और बाहर के फोरम पर डॉक्टर लोहिया ने, उसने इस देश की राजनीति को आज तक प्रभावित करना जारी रखा है। और जयप्रकाश नारायण जिस संपूर्ण क्रांति की बात 74 के छात्र आंदोलन में कर रहे हैं, 77 का चुनाव जिस आह्वान पर लड़ा जा रहा है, उनसे जब पूछा गया कि इस संपूर्ण क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है, उन्होंने कहा दरअसल डॉक्टर लोहिया ने जो सप्त क्रांति की बात की, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति की बात है, उन सबको मिलाकर इस टोटल रिवॉल्यूशन की संकल्पना तैयार होती है। और हजारों वर्षों से हमारे देश के जनमानस को सुषुप्तावस्था में रखा गया है। कभी कोई एक रोशनी नजर पड़ती है, लेकिन फिर पता चलता है कि भारतीय समाज की आत्मा पर कोई काई जमा पड़ गई है, और वहीं पर हमको संसदीय राजनीति में हस्तक्षेप के जरिए इस समाज को हिलाना डुलाना है। जिस पहली लोकसभा में इसी सहरसा से चुनकर किराए मुसहर पहुंचते हैं, उनका जब निधन होता है तो 3 महीने तक देश की संसद बेखबर रहती है। और डॉक्टर लोहिया ने जब कहा कि इसको रेफर किया जाए हाउस के अंदर, तो न सिर्फ पशेमा हुए स्पीकर, बल्कि उन्होंने कहा 4 महीने के बाद इस बात का क्या मतलब रह जाएगा, बेहतर होता कि आप हमें समय पर खबर करते। उन्होंने कहा कि मुझे भी दरअसल देर से इस बात की सूचना मिली। कहने का मतलब यह है कि समाज के सबसे वंचित तबके तक जमहूरियत की कोई लौ पहुंच सके और लोग इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ एक्सरसाइज कर सकें, यही चिंता वो ताउम्र करते रहे। उसकी दूसरी मिसाल यह है कि वे नर नारी संबंध में समता की दुहाई दिया करते थे, उसकी वकालत किया करते थे, और मिथकीय चरित्रों में कुछ ज्यादा ही जकड़ा हुआ हमारा समाज है, तो अचानक से उसको झटके देने के बजाय, जैसा कि साम्यवादी साथी करते रहे, उन्होंने उस साइकी को रीड करने की कोशिश की और वहां पर एक रचनाल ढूंढने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि इस देश की महिलाओं को सीता की तरह जिंदगी नहीं बितानी चाहिए, बल्कि द्रौपदी की तरह, जिसने कभी भी दिमागी मामले में पुरुषों से, मर्दों से मात नहीं खाई। और इसीलिए हमारे जीवन में
हमारी वाणी और हमारे कर्म में जो साम्य होना चाहिए, वह महिलाओं के साथ हमारा कैसा संबंध है, इस पर भी निर्भर करता है। इससे भी उसका मूल्यांकन होगा। आज 21वीं सदी के तीसरे दशक के पहले वर्ष में हम सब हैं, और लोहिया जो 60 के उत्तरार्ध में कर रहे थे, गांव जवार टोले मोहल्ले में उनकी जो पब्लिक स्पीचेज होती थी और उसके जो मंच होते थे, वहां उनकी महिला साथी आए तो कोई बहुत सुखबुगाहट नहीं होती। लेकिन आज आप देखिए, इस देश के वजीर आजम किसी को 50 लाख की गर्लफ्रेंड बुलाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मतलब हमारे पब्लिक डिस्कशन का, पब्लिक डिबेट का मेयार इस हद तक गिरा है। और वह प्रयोग महिलाओं के मामले में, संसदीय जीवन के मामले में तब और स्पष्टता दिखाई पड़ता है जब वो ग्वालियर की महारानी विजयाराजे सिंधिया के बरक्स सुक्खो रानी को खड़ा करता है, चुनाव लड़वाते हैं लोकसभा का, और कहते हैं कि हजारों वर्षों से जो एक यथास्थितिवादियों के द्वारा सत्ता संस्थान पर उन्हीं लोगों को काबिज कराया गया है जो अभिजात के वर्ग से आते हैं, वहां पर हमारी जो प्रत्याशी है वो हार जरूर गई है। लेकिन हमने इस पूरे देश में एक बहस छेड़ा, और उस बहस को हम अगर कंटिन्यूटी में देखना चाहें तो 96-97 में जब इस देश में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनती है, तो दिल्ली के सिविल सोसाइटी की कुछ महिलाओं ने एस.डी. देवेगौड़ा को कहा कि आप 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का कोई बिल पेश करें संसद के अंदर, और उन्होंने कमिट भी कर दिया। बाद में जनता दल के कुछ नेताओं ने देवेगौड़ा को कहा कि महिलाएं कोई होमोजेनस कैटेगरी नहीं है, पुरुषों में अगर जाति है तो महिलाओं की भी जाति होती है। लोहिया का यह स्पष्ट दर्शन था कि सारी महिलाएं शोषित हैं, ऑप्रेस्ड हैं, चाहे वो पसमानदा तबके की महिलाएं हों या कोई शेख सैयद ब्राह्मण राजपूत घराने की महिलाएं हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वहां पर्दा प्रथा है। डेमोक्रेसी आने के बाद भी वो अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं करती हैं। आज भी हमारे इलाके में चले जाइए, फड़किया में कुछ ऐसे धनाढ्य परिवार के लोग, 1000 बीघे के जोतदार लोग हैं कि हमारे बहू बेटी बहन के चेहरे को गांव का कोई आदमी ना देख ले। तो लोहिया उस स्तर पर जाकर काम कर रहे थे। मैं आपसे यह कह रहा था कि जिस प्रयोग को लोहिया ने बड़े साहस के साथ किया, उसी प्रयोग को उनके कुछ वैचारिक शिष्यों ने थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। 33 नहीं, 66% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दो आप इस देश की संसद और विधानसभाओं में, लेकिन उसमें सारे वर्ग की महिलाओं के लिए नुमाइंदगी सुनिश्चित होने पाए। वहां सुषमा स्वराज पहुंचे, वहां स्मृति ईरानी पहुंचे, लेकिन वहां पितृसत्ता को चुनौती देने वाली फूलन देवी की आवाज भी गूंजे। वहां पत्थर तोड़ने वाली, आपके गया से ताल्लुक रखने वाली भगवती देवी का भी स्वर फूटे। वहां कोई सकीना अंसारी भी उसी खुददारी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने पाए। लेकिन इस पूरी बहस को इस रूप में, इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर कहे जाने वाले 4th स्टेट के हमारे साथियों ने परोसा, और टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल छपा, 3 यादवाज अपोज्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल। जबकि यही 3 लोग थे जिन्होंने संसद की शक्ल सूरत को एकांगी बनने से, एक रूपी बनने से रोका। नहीं तो 120-25 महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अगली जातियों की वहां होती। विरोध नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई उसको इस तरह के ढांचे के रूप में हम विकसित करें जहां सर्व समाज की महिलाएं पहुंच सकें। और उस भगवती देवी को भी पहली बार टिकट विधायक का किसी ने दिया तो डॉक्टर लोहिया ने। बचपन में घर में एक किताब बहुत छोटी सी पढ़ते थे, चंद्रकांत झा जी ने उसको शायद एडिट किया था, मैंने संचयन किया था, लोहिया की वाणी।
और आपके भोजपुरी बेल्ट में कहते हैं कि जहिया से बोले के लूर हो गई सब दुख दूर हो गई। तो यही बोलने की ताकत, लोगों के अंदर जो एक आत्महीनता का भाव था उससे लोगों को बाहर निकाला, पसमानदगी की जहनियत से लोगों को खींचा, उनको झकझोरा, उनको झिझोड़ा और उनके अंदर आत्मबल भरने की कोशिश की। थोड़ा अगर उनके जीवन वृत्त पर बहुत मुख्तसर अगर हम निगाह दें तो सिर्फ लोहिया नहीं बल्कि इस तरह के समाज से आने वाला कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपने समाज की या राष्ट्र निर्माण की चिंता में इस कदर लीन हो जाता है कि हमारे किसी पुरखे ने 70 साल की जिंदगी नहीं देखी। अम्बेडकर को उठाकर देख लीजिए, लोहिया को देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर को देख लीजिए, बिहार लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव को देख लीजिए, अली बिरादरान को देख लीजिए। उन्होंने तो ये ऐलान ही किया उस ब्रितानी धरती पर कि जब तक आज़ादी का परवाना लेकर नहीं जाऊंगा हमारा जिंदा शरीर हिंदुस्तान नहीं पहुंचेगा। और एक भाई वहीं शहीद हो गए। और उनके नाम पर जब आजम खान ने उत्तर प्रदेश में एक शानदार इदारा कायम किया, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी, तो उसका रोया रोया निर्ममता के साथ नोट दिया गया। और आरोप क्या लगाए गए कि इन्होंने किसी मदरसे की किताबों को चुराया, यूनिवर्सिटी में लाया, इन्होंने किसी की जमीन जबरन लिखवा ली। अगर किताबों को चुराकर इस देश में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम कोई आदमी करता है तो इस देश में हजारों नहीं लाखों आजम खान जैसे चोरों की जरूरत है। लेकिन हमने पूरे के पूरे एक कौम, एक मजहब से नफरत करने की आदत पाल ली और ये बहुत सचेतन ढंग से इस देश में हुआ। जरूर लोहिया रामलीला या रामायण मेला लगाते थे, लेकिन लोहिया ने तो वही कहा जो हमारे शायर कह गए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और पूरे लोहिया की फिलॉसफी को अगर डिकोड करके देखने की कोशिश मैं करता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं कि महरूम-ए तमाशा को वह दीद-ए बीना दे, महरूम-ए तमाशा को वह दीद-ए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। सिर्फ हम तक ही महदूद न रहे। और इसीलिए संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा, वो कहते थे कि जाति प्रथा की जो बेड़ियां हैं वो तब तक नहीं टूटेंगी जब तक आर्थिक स्वावलंबन भी हमारे अंदर नहीं आ जाएगा। और इसीलिए डेमोक्रेसी के चारों पिलर के अंदर सभी तबके की समुचित भागीदारी को लेकर वो फिक्रमंद रहते थे। उनसे कहा किसी ने कि समाजवाद को इस देश में कौन जीता है, उन्होंने कहा चले जाओ सुदूर देहात के इलाके मधेपुरा में एक बीएन मंडल नाम का एक शख्स हुआ करता है, बहुत धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन जो उसने अपने जीने का सलीका अपना रखा है असल में वही समाजवाद के तुम दर्शन कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि समाजवाद के नाम पर मठाधीशी करने वाले लोगों की जो तादाद में लगातार इजाफा इस मुल्क में होता जा रहा है, असल में समाजवादी आंदोलन को सबसे ज्यादा उन्होंने ही नुकसान पहुंचाया। अकूत संपत्ति का अक्युमुलेशन की टेंडेंसी, संतोष नहीं और पे बैक टू सोसाइटी का कोई कॉन्सेप्ट उनके अंदर नहीं। लोग कहते हैं कि नेहरू के साथ बहुत उत्तेजनापूर्ण और वाणी में करवाहट, अपोजिशन में रहते हुए बहुत शीरीं ज़बां के साथ काम किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जब जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा की समीक्षा वो कर रहे थे तो उनके लिए बहुत उदारता के साथ उन्होंने कुछ बातें कही। और गांधी एज ए वर्ल्ड सिटीजन जो हमारे सामने मुखरित होते हैं, लोहिया ने भी ताउम्र इस बात की पैरोकारी की कि हम विश्व नागरिक के रूप में
युगबोध के साथ जीना सीखें और दुनिया के मानचित्र पर भारत का माथा गौरव के साथ दिखाई पड़े। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो वैश्विक संबंध हैं या परराष्ट्र संबंध हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, वो बहुत खुददारी के साथ तय किए जाएं। दास भाव की मैत्री नहीं, स्वामी भाव की मैत्री। और स्वामी भाव से अभिप्राय उनका यह कि हम आपके साथ बराबर की कुर्सी पर बैठकर आपकी नजरों में नजरें डालकर हम आपसे कोई भी समझौता करेंगे। और खासकर सिर्फ ढिंढोरा पीटना नहीं, एशियाई मुल्कों को लेकर जो उनका अपना एक विजन था, पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध सुधरे, हिंद पाक महासंघ बने, नेपाल के साथ अगर कोई हमारी तहजीबो तमद्दुन का कोई सिरा मिलता है तो हम उसको और प्रगाढ़ कर सकें, बर्मा हो, भूटान हो, चीन हो, एशियाई देशों का नेतृत्व तो कम से कम हम करें बगैर बिग ब्रदर एटीट्यूड अपनाए हुए। ये सब कुछ वो लिखते रहे, बोलते रहे। अब के ऐसा भी शजर एक लगाया जाए, अब के ऐसा भी शजर एक लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। ये लोहिया थे। आज तो आप देख लो, संसद की कार्यवाही आप देखिए तो बचपन से जो 2-3 स्पीकर का कोई इंप्रेशन हमारे जहन पर है तो पीए संगमा, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, और इसके पहले की जो 2 स्पीकर हैं, बहुत माजरत के साथ आपसे कहूं कि वो एक अलग ही अतिरिक्त स्नेह का भाव जिस दल से वो आई उनके प्रति, सुमित्रा महाजन और एक बिरला साहब हैं। और आजकल बिहार विधानसभा के अंदर भी जो बहसें होती हैं, इस पर भी डॉक्टर लोहिया ने एक जमाने में कहा कि जो प्रश्नकाल है, जो क्वेश्चन आवर है, उसमें बगैर किसी तैयारी के मंत्री आते हैं, बाकी लेजिस्लेटर्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनके सवालों का संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं होता। और ये लेजिस्लेटर्स को फॉर ग्रांटेड लेने की बात नहीं है। इस देश का, इस प्रदेश का जो बड़ा राजस्व सदन के संचालन पर खर्च होता है, जिनका मौलिक काम ही है, प्राथमिक काम ही है विधायी कार्यों को कायदे से करना, उसमें रत्ती भर दिलचस्पी नहीं। और हमारे लोकतंत्र का आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स लगातार लेजिस्लेटर्स होते जा रहे हैं और लेजिस्लेटर्स की दिलचस्पी ठेकेदारी करने में, पट्टे में, बटैये में, इसमें होती जा रही है। और मजे की बात तो यह है कि ऐसे लोगों को विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। तो भारत की जो दलीय पद्धति है उसमें बिरला ही कोई ऐसा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि एक चुनी हुई सरकार, जिस पार्टी के अगुवा, जिस पार्टी के नेता डॉक्टर लोहिया रहे हों, उस सरकार ने जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई तो अपनी ही सरकार का इस्तीफा डॉक्टर लोहिया ने मांगा। केरल में अच्छी भली सरकार चल रही थी उनकी और पार्टी टूट गई। मधु लिमये जैसे लोग पार्टी से निकाल दिए गए। अगर भारत के संसद की बहस कैसी होनी चाहिए, इसको बहुत कम समय में या बहुत सलीके से आपको देखना हो तो बाकी पार्लियामेंटेरियंस के स्पीचेस को आप ना भी देखें, लेकिन मधु लिमये को थोड़ा सा देख लें, भूपेश गुप्त को जरा देख लें, डॉक्टर लोहिया को देख लें। इन लोगों ने बहुत कायदे से इंटरवेन किया है। और हमारे देश की जो इलाकाई जबान है, जिनमें हम बहुत नैसर्गिक ढंग से सोचते हैं, जीते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए भी लड़ते भिड़ते रहे। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वो हिंदी के लिए सिर्फ बात कर रहे थे। हिंदुस्तानी जितनी जबानें हैं, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, डोगरी हो, इन सब में काम किए जाएं। इन सब भाषाओं में अदालतों का काम हो। इस देश के लोग फंसा दिए जाते हैं गलत मुकदमों में, फौजदारी के मामलों में, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनके खिलाफ कौन सा जजमेंट दिया जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों से लगातार वो टकराते रहे। और
उनकी जो रचना है विल टू पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए शासन करने की। वो कोई रिलक्टेंट लीडर नहीं थे। जब 1967 में 9 राज्यों में इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो कई जगह ऐसा हुआ कि उसको जनसंघ का भी समर्थन बाहर से और लेफ्ट पार्टी का भी बाहर से, कई जगह लेफ्ट पार्टी के लोग सरकार में भी शामिल। लोग इस जगह लोहिया को घेरते हैं कि लोहिया ने दरअसल इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत करने का काम किया। ये बहुत ज्यादती होगी डॉक्टर लोहिया के साथ। उस वक्त जो ताकतें, सत्ता में बैठे जो लोग लगातार ऑथोरिटेरियन रेजीम को एस्टेब्लिश करने की दिशा में बढ़ रहे थे, उसका प्रतिकार दरअसल डॉक्टर लोहिया कर रहे थे। और जब जिस वक्त जैसे हालात उभरते हैं उस तरह से प्रैग्मेटिक होकर, सोचकर, राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से कुछ फैसले लिए जाते हैं। आज आप देखें कि हमारे देश में कुकुरमुत्ते की तरह हर राज्यों में अनेकानेक दल हैं और कई जगह इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर आपको बहुत बड़ा शून्य नजर आएगा। समझ में नहीं आता कि इसके बाद क्या होगा। पार्टी के नेता और पार्टी लगभग एक दूसरे के सिनोनिम हो गए और इस वजह से किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर संसोपा बना संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, मतलब एक दल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। और सोशलिस्टों के साथ बुनियादी दिक्कत की आज कोई अखिल भारतीय दल नहीं है, या तो कांग्रेस या तो भारतीय जनता पार्टी। लोहिया ने इस तरह की दलीय व्यवस्था का तस्वुर नहीं किया था। वे चाहते थे कि क्षेत्रीय दलों की अपनी ताकतें कायम रहें। ये रीजनल फोर्सेज नहीं, यही ओरिजिनल फोर्सेज हैं जो वहां के एस्पिरेशन को कोई तर्जुमानी दे सकेंगे। और इसलिए हम समझते हैं कि लोहिया के द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। उसका सवाल हमारी पीढ़ी आज भी ढूंढ रही है। जैसे उस वक्त का जो नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60, राष्ट्रपति का बेटा हो या बिरला की हो संतान, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या भंगी का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। जो जमीन को जोते है वो जमीन का मालिक है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो लड़ना सीखो, मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आज भी हमारे देश में जो ये 3 कृषि कानून आए हैं वह दरअसल क्या है? छोटी जोत के जो किसान हैं या मजदूर हैं वो किसी तरह से बटाईदारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और आरंभ से इस देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह किसानी और पशुपालन पर निर्भर करती रही। आज तमाम जगह से लूट खसोट के बाद किसानों के पॉकेट में हाथ डालने का काम यह सरकार कर रही। तब भी लोहिया की यही चिंता थी और आज भी जो लोग सही मायने में इस देश की सियासत की स्वायत्तता को बरकरार रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की पॉलिटिक्स कहीं और से कंट्रोल्ड हो, डायरेक्टेड हो, गाइडेड हो, तीसरी संपत्ति का कोई दबाव हो हिंदुस्तान पर, वो आज फिक्रमंद है। क्या वजह है कि एक वक्त डंकल प्रस्ताव का विरोध करने वाला यह प्रदेश और देश आज देश के कुछ हिस्सों तक उस प्रतिरोध को सीमित पा रहा है और मुखदर्शक बना हुआ है। हमारे इलाकों में बीजों की जो विविधता थी, सीड्स की डाइवर्सिटी, वो आज कहां पाई जा रही? देसी बीज खप गई, वो बचे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार का इतना दबाव है कि आपको इसी तरह का गेहूं उगाना है। दलहन तिलहन जो आपके खेतों में होता
वो आज सिमट रहा। ये सब सवाल जो संसद में उठाते थे डॉक्टर लोहिया, ये सवाल आज भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पूंजी का जो दबाव है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पर, हमारी चुनावी व्यवस्था पर, वहां पर अदानी और अंबानी के कारकुनों से ही संसद की शोभा लगातार बढ़ रही है। और ये कोई एक दो दिन में नहीं हुआ है। लगातार हमारे हितों के साथ नेताओं ने कॉम्प्रोमाइज किया क्षणिक सियासी लाभ के लिए। एक वक्त था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए संसद के कॉरिडोर में कोई भी दलाल और बिचौलिया नजर नहीं आ सकता था। सरकार चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग कोई एक सिरा भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या उसको एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कैसे समाजवादी धड़ा काम कर रहा था और बहुत सहयोगात्मक रवैया पंडित नेहरू का भी था। एक बिरादराना सा वो महसूस करते थे। आखिर क्या वजह है कि आजाद भारत में 6 प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से हुए? पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन 6 ने मिलकर इस देश पर लगभग 54-55 वर्षों तक शासन चलाया। और करीब करीब क्या निश्चित संख्या है कि 6 प्रधानमंत्री सोशलिस्टों की तरफ से भी इस देश को मिले। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल। और इन 6 ने मिलाकर बमुश्किल 6-6.5 वर्ष तक हिंदुस्तान को चलाया। और ये क्या कोई कम चिंताजनक बात? मतलब इस देश ने चाहा कि आप कोई नई दिशा दिखाओ राजनीति के जरिए, लेकिन हम नहीं चला पाए। लगातार छिछली और उथली महत्वाकांक्षा। और कभी कभी मैं हाइपोथेटिकली सोचता हूं और देखता हूं कि अगर 10 वर्ष और लोहिया जिए होते तो मुल्क की कैसी तस्वीर होती हमारे सामने। क्या 1977 में लोहिया प्रधानमंत्री नहीं होते? और फिर इसको जब दूसरी तरह से मैं देखने की कोशिश करता हूं तो क्या जयप्रकाश नारायण इस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे? तो एक तरफ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, एक तरफ असर्टिव पर्सनैलिटी, और एक तीसरा भी पहलू अगर आप उसमें देख पाएं तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया के बीच का डायलॉग जो बहुत फ्रूटफुल हो सकता था वो होते होते रह गया। अंबेडकर गुजर गए, लेकिन हमारी जो यह नई रोशनी है आज, यह कम से कम समाज के स्तर पर तो जो करवाहट है उसको तो थोड़ा पाटने का काम कर ही सकती है। हम इस दुनिया को बहुत खूबसूरत न बना सकें, इसकी बदसूरती को ही थोड़ा कम करने की दिशा में कोई ईमानदार पहल कर सकें, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर लोहिया की जो राजनीतिक दृष्टि इस देश को लेकर, इस विश्व को लेकर रही है, हम उसमें अपना कुछ योगदान ही दे सकेंगे। और यही हमसे हमारा समाज और हमारा मुल्क अपेक्षा भी रखता है। आज़ादी के वक्त के कई महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ बहुत तफसील से प्रोफेसर इम्तियाज साहब ने चर्चा की, और मैं समझता हूं कि इस तरह की गोष्ठी का हासिल भी यही होता है कि हम लोग कुछ चटक मटक चिंटू पिंटू टाइप की बातें, कुछ नारेबाजी, कुछ शोशेबाजी, कोई शोर शराबा के बजाय कोई गंभीर मानस मंथन कर पाते हैं, और डायलॉग से ही कोई रास्ता निकल सकेगा। बगैर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के नेशन बिल्डिंग की परिकल्पना अधूरी ही रहेगी और वो हो भी नहीं सकती। नेहरू इसलिए बरसों बरस तक याद किए जाएंगे इस देश में कि उन्होंने संस्थानों का निर्माण किया और बड़े करीने से किया। मौलाना आज़ाद कभी इररिलेवेंट हो ही नहीं सकते इस देश में, क्योंकि उन्होंने भी संस्थाओं के महत्व और उसकी ऑटोनॉमी को बहुत तवज्जो दी।
जाकिर हुसैन जैसे शिक्षाविद जो एक बार काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में गए, और आपको हैरत होगी कि उस कॉन्वोकेशन में जो वो बोल रहे हैं और जिस लहजे में वो बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं वहां के ग्रेजुएट को, वो कह रहे हैं कि काशी विद्यापीठ के स्नातक होने के नाते आप सबसे मुझे कुछ कहना है। यहां से निकलकर आप जिस दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं वह निठल्लों का देश है, वह बेकारों का देश है, वह कामचोरों का देश है, वह बेईमानों का देश है, वह लुटेरों का देश है, वह बेमुरवत देश है, वह भाई भाई में नफरत का देश है, यानी बड़ा ही अभागा देश है, बहुत कमबख्त देश है। लेकिन क्या कीजिए, हमारा और आपका देश है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। आज हमारे देश को हमारे गर्दन से बहते लहू के धारों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे बदन से बहने वाला 12 पसीने की दरकार है। और वो पसीने आएगी नेक नियति से, वो आएगी ईमानदारी से, और इसी ईमानदारी से अगर आप समाज के अंदर कुछ काम कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि ना हम आपसे निराश होंगे, न यह समाज, न ही यह मुल्क आपसे निराश होगा। और बड़ी आशा के साथ आपको यह देश देख रहा है। वेलफेयर स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे आज यह देश अपना मुंह चुरा रहा है। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट का यह बिजनेस नहीं, इसलिए हम इसको अपने पूंजीपति मित्रों को देते चले जाएंगे। इसी देश में 62 संस्थानों का, शैक्षणिक संस्थानों को ऑटोनॉमी दे दी गई, और ये वो ऑटोनॉमी नहीं थी जिसको चेरिश किया जा सके या जिसके लिए हम लोग तरसते रहते हैं, बल्कि ये वो ऑटोनॉमी थी जिसमें कि आपको खुद से ही फंड जनरेट करना है, उन बच्चों पर बोझ डालना है, उनसे मनमानी और बहुत ही हैवानी तरीके से फीस वसूलना है, और जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसका नाम यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी रख दिया गया। जियो इंस्टीट्यूट जिसकी संग बुनियाद नहीं डाली गई, उसको लगातार फंडिंग और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या पता नहीं क्या क्या। तो हम लोग जो लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, बेईमान हो, भ्रष्ट और चरित्रहीन हो जाए अगर आपका नुमाइंदा वैचारिक रूप से, तो उसको 5 साल के पहले भी उसकी गद्दी से उतारा जा सकता है, और उसके लिए जन आंदोलन की जरूरत होती है। जैसा अभी इम्तियाज साहब कह रहे थे, अन्ना आंदोलन का भी हवाला दिया, वो एक जमावड़ा था, और उसके पीछे की ताकतों के बारे में तो अब कुछ भी पोशीदा नहीं है, सब कुछ सरेआम है। और उस वक्त भी एक नेता जिनका नाम सुन के बहुत लोगों के चेहरे की लकीरें, उनकी भाव भंगिमा बदलने लगती है, उस लालू प्रसाद ने संसद के अंदर तब भी कहा था कि इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बरकरार रहनी चाहिए। इस देश की संसद आजादी की लड़ाई के बाद, हमारे पुरखों की शहादत के बाद हमको यह जो जनतंत्र मिला है, उस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कोई सिविल सोसाइटी के चंद मेंबर्स डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। और गोविंदाचार्य ने भाषण किया है इस आंदोलन में आधे लोग आरएसएस के हैं। इसके बावजूद मतलब कितने मासूम और कितने निष्कलुष और निश्चल निष्कपट लोग उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जो आज भी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुस्से में जहर खाने की प्रवृत्ति के चलते, घर को चूहे से बचाने के लिए घर को आग लगा दो, इस मंशा के साथ काम किया गया, और आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा, और बहुत संक्षेप में अब मैं कुछ बातें कह दूं, बहुत रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट जिस भगत सिंह के लिए बिपिन चंद्रा लिखते हैं, उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा बरपा दिया गया। जिस आदमी ने इतिहास लेखन को सरल सहज तरीके से इस देश के बच्चों के घर घर में पहुंचाने की कोशिश की, उस आदमी को एक दूसरे ही खांचे में पेंट करने की कोशिशें हुई। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक मौजूदा सच है हमारे समय का कि एक पार्टी की सरकार बनती है तो राजस्थान की हिस्ट्री के 2 पन्ने फाड़ दिए जाते हैं, और दूसरी पार्टी की सरकार जब वापस आती है तो उन 2 पन्नों को वापस सिलेबस में जोड़ दिया जाता है। ये तो हमें इतिहास लेखन का और इतिहास को देखने का नजरिया है। इसलिए बहुत मुनासिब होगा कि हम अपने कान
हम अपनी आंखें खुली रखें और अपने विवेक के आधार पर चीज़ों को देखने की कोशिश करें। बियॉन्ड द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, क्या घटित हो रहा है हमारे समय में और हम कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं इसमें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जिसको हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, दरअसल वह डेमोक्रेसी का मैनेजमेंट है। लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का प्रबंधन हो रहा है और वह दिन दूर नहीं, अगर हमने दोबारा इन सब चीज़ों को पलटने की जहमत न उठाई तो फिर से हम उसी सोसाइटी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जहां कोई प्रोग्रेसिव एलिमेंट हमें नजर नहीं आएगा। बहुत लड़के, बहुत खपके इस मकाम को हासिल किया गया और आर.जी. गरसोल कहते हैं कि एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। देश आजाद हो गया था लेकिन गोवा मुक्त नहीं हुआ था और उस गोवा मुक्ति संघर्ष में भी जो डॉक्टर लोहिया ने काम किया उसकी कोई मिसाल नहीं। आप जाइए उधर गोमांतकों के बीच, क्या अदब के भाव से वो लोहिया को जीते हैं आज भी। और कुछ लोग हमारे समाज के लोहिया के विचारों का पाठ संसद के अंदर करते करते उनको संघ के बहुत करीब पहुंचा देने के कुत्सित कोशिश में भी लगे हुए रहते हैं। हमें इन सब पर भी थोड़ी बारीक और पैनी नजर रखने की जरूरत है। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमने बाहरी मुल्कों के साथ जो ताल्लुक स्थापित किए हैं, जहां एक स्टेट मिनिस्टर को भेजने से उस वारंट ऑफ रेसिडेंस को मेंटेन किया जा सकता था, उस ट्रंप की बेटी इवांका के लिए हमारे देश का कौन कौन नहीं चला गया। आज कोई डिफेंस सेक्रेटरी हमारे यहां आता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर बगल में बिठाते हैं। उस देश का नेशनल फ्लैग, जिस फ्लैग के नाम पर कितना छिछोरापन हम देख रहे हैं, उसको वहां पर सजवाते हैं। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि इस देश का जो स्वाभिमान है, इस देश का जो जमीर है, इस देश की जो खुददारी है, उसको गिरवी नहीं रखा जा सकता है, न किसी को इस बात की इजाजत दी जा सकती है। और इसीलिए लगातार बोलने से ज्यादा लिखने की जरूरत है। ओरल ट्रेडिशन पर तो यह देश इतने वर्षों से, इतनी सदियों से चलता ही आ रहा है। कुछ बातों का कायदे से, ईमानदारी से डॉक्यूमेंटेशन भी हो। और उस वक्त जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, देश को आज़ादी दिलाने के काम में लगे हुए थे, लेकिन इतना कुछ लिखा पढ़ा है और इतना कुछ हमारे बीच वो छोड़ कर गए। आज के नेताओं को आप देख लीजिए, अगर कोई लिखने पढ़ने वाला आदमी उसको नजर आ कहेगा ये सब क्या नेतागिरी करेगा, 2-4 आर्टिकल लिख दे सकता है, इससे ज्यादा क्या इसका विजन है। मतलब लिखने पढ़ने के काम को घनघोर तरीके से अराजनैतिक काम मान लिया गया है। दक्षिण के राज्यों में आप चले जाएं तो पार्टी का अपना माउथपीस भी है, उसके अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए। लेकिन उत्तर भारत में अधिकांश दलों के पास एक अदद मुखपत्र तक नहीं है। जहर ही घोलता रहा है एक जमाने से सामना, लेकिन सामना में कुछ एडिटोरियल छपता है तो उसकी चर्चा दोपहर समाचार में होती, उसकी विवेचना आकाशवाणी पर होती है। आप ताकत देखिए उस बात की। नफरत गर्दी के प्रसार के लिए लगातार ऑर्गेनाइजर, 5 जन, इस तरह के जितने भी उसके मुखपत्र हैं, कितने सीरियसनेस के साथ वो काम कर रहे हैं और हम अच्छे आइडियाज का भी प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। इसी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रहे बी.एन. मंडल साहब और सीताराम सिंह जी गांधी आश्रम में रहते थे हाजीपुर में, राज्यसभा के मेंबर भी थे 70 से 76 के बीच। वो कहे कि लोहिया खोजते खोजते आए और फिर हम लोहिया के ही होके रह गए। रामवृक्ष बैनीपुरी ने हमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता दी और आज तक हम उस बात को लेकर जी रहे हैं, कुछ वैचारिक काम कर रहे हैं।
ये जो सिलसिला थोड़ा सा थमा है, इस वजह से भी बहुत घुटन है। हम सब लोग थोड़ा सा ही अगर अपने वक्त का हिस्सा मुबाहिसे की तहजीब को जिंदा रखने के लिए दे सकें तो मैं समझता हूं कि लोहिया के मौलिक विचार भी महफूज रहेंगे और इस पीढ़ी के जरिए भी कुछ ऐसा हो सकेगा जिसकी लंबे समय से ज़रूरत है। ठीक कह रहे थे कि कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, और गेल ऑम्बेट ने कहा कि मंडल मूवमेंट के बाद इस देश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। और पॉपुलर डोमेन में अगर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करें तो यह बहुत बड़ा सच है। आज हमारे नागरिक अधिकार लगातार दरक रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, लगातार सेकुलरिज्म शब्द की खिल्ली उड़ाई जा रही, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लगातार चैलेंज किया जा रहा है, और तब भी अगर कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है तो निश्चित रूप से हमें अपने मेथड्स को भी चेक करने की ज़रूरत है, अपनी मंशा को भी और अपने कमिटमेंट को भी। मैं आप सबके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज अपने देश के 4 बड़े पुरखों को याद करने के लिए इस गाढ़े वक्त में भी समय निकाला। और अगर इसी तरह से हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहें तो निश्चित रूप से हम उन झूठ का भी पर्दाफाश कर पाएंगे जिसको अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहुंचाया जा रहा है। 2 अखबार थे रूस के बड़े, एक का नाम इज़वेस्तिया और एक का प्रावदा, और उसके माने हैं खबर और सच। वहाँ पर एक जोक सुनाया जाता कि प्रावदा में इज़वेस्तिया नहीं है, इज़वेस्तिया में प्रावदा नहीं, यानी खबर में सच नहीं है और जो सच है वो खबर नहीं है। तो इस संकट से भी हम लोग 2-4 हो रहे हैं। हम बहुत सरल सहज शब्दों में अगर जनता के बीच संवाद कायम कर सकें, और जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल का काम है, जो एकेडमिक का काम है, उसमें भी एक बड़ा गैप नज़र आ रहा है। हमारी बात वहाँ तक इसलिए भी नहीं पहुँच पा रही कि हम अपनी ही दुनिया में खोए हैं। 4 अच्छे जर्नल में हमारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो जाएं, हम उसमें खुश हो जा रहे हैं, नौकरियां बची नहीं हैं। एक अजीबोगरीब मायूसी का वातावरण हमारे सामने है। पीएचडी करने के बाद क्या करें, तो फोटोस्टेट की दुकान खोलकर बैठ जाएं, तो ये स्थिति हो गई है। तो वैसे में हमारा आत्मबल ही हमको बचा पाएगा, और अपनी बातों को जितना सरल से सरल ढंग से आम आवाम तक हम गुफ्तगू की शक्ल में पहुंचा सकें वो ज़्यादा असर अपना छोड़ेगा। कहते हैं कि जब अपना कहा खुद आप ही समझे तो क्या समझे, जब अपना कहा खुद आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा तो तब है जब एक कहे और दूसरा समझे, ज़बाने मीर समझे या ज़बाने मिर्ज़ा समझे, मगर इनका कहा खुद आप समझे या खुदा समझे। तो अपने आप को इतना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं बना लेना है। जीवन और भाषा दोनों सहल और सहज हों तो दुनिया भी हमारी आसपास की सुंदर होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर लोहिया और अपने इन 3 शहीदों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रति खिराज अकीदत पेश करता हूँ, और जो कहते हैं कि लहू जितना था सारा सरफ मख्तल हो गया, लेकिन लहू जितना था सारा सरफ मख्तल हो गया, लेकिन शहीदाने वफा के रुख की ताबानी नहीं जाती। हम आगे भी इसी तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और डॉक्टर लोहिया के मौलिक विचारों के प्रचार प्रसार में और अपने विचारों में भी कुछ वहाँ से मौलिकता के तत्व ढूंढ कर ला सकें, तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी अपनी जो पुरानी रोशनी है उनको निराश नहीं करेगी। और इम्तियाज साहब की सोहबत में आज बैठना निश्चित रूप से रेगिस्तान में ओएसिस की मानंद मेरे लिए है। और लोहिया आज जहाँ कहीं भी होंगे, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, लेकिन निश्चित रूप से वो इस बात पर फख्र महसूस करेंगे कि इस सदी में भी उनको न सिर्फ याद करने वाले लोग हैं, बल्कि उनकी राजनैतिक धारा को लेकर संजीदगी से सोचने वाले फिक्रमंद लोग भी हैं। न जाने मेरे बाद उस पे क्या गुजरी,
न जाने मेरे बाद उस पे क्या गुजरी, मैं चंद ख्वाब ज़माने में छोड़ आया था। बहुत शुक्रिया इनकलाब।